बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, नर्सिंग और साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जो राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ और स्टाफ नर्स का सिलेबस है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बेसिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिटी में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस जरूर कर लें। और मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है जिनका राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, एमपी व्यापम स्टाफ नर्स, एनसीएल, ऑल ओवर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साइकेट्रिक के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा हो जाता है कि आपको साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से लेके 5 से 6 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, 20+ क्वेश्चन है। बट आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उसके पहले साइकेट्रिक का एक बार रिवीजन कर लें। जो भी न्यूरोटिक साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं और जो भी मेडिकेशन यूज़ होती हैं, एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, वो सभी एक बार आप लोग पढ़ लें, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही बताया है। क्वेश्चन था, अ क्लाइंट विद डिस्फेजिया एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन। तो यहाँ पर डिस्फेजिया था, PHAGIA, डिस्फेजिया, दैट मीन्स डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। यदि यहाँ पर डिस्फेजिया होता, GIA की जगह SIA होता, डिस्फेजिया होता, जब उसका मतलब होता डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम होना, डिस्फेजिया। बट यहाँ पर डिस्फेजिया है, तो इसका आंसर क्या था? स्वॉलोइंग। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। आज के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स बिफोर ECT कैन कॉज। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, तो क्यों दिए जाते हैं और इनके देने से क्या हो सकता है? ड्राई माउथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, इंक्रीज्ड बॉडी सीक्रेशन और डी सीजर्स। तो ECT के पहले एजेंट दिए जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इनको देने से और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके? तो अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, जो भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, स्पेशली सक्सिनाइल कोलिन, ए बिफोर ECT है, जो दिया जाता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, एज अ मसल रिलैक्सेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, सक्सिनाइल कोलिन को। तो क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग में क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए जब भी ECT दी जाती है, तो जो भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। स्पेशली ECT में जो मसल रिलैक्सेंट यूज़ किया जाता है वो सक्सिनाइल कोलिन। और इसको यूज़ करने के बाद पेशेंट को क्या किया जाता है? प्रॉपरली केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि कोई सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ECT को लेके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो ECT है, एट प्रेजेंट जो मॉडिफाइड फॉर्म है ECT का, वो यूज़ किया जाता है। दूसरा, ECT उन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें जो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट क्या हो रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो पेशेंट, उस केस में है जो ECT यूज़ की जाती है। स्पेशली ECT का यूज़ जो मैनिया, डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनमें किया जाता है। जो भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोटिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट में ECT का यूज़ नहीं किया जाता। तो आपको ECT को लेके सभी पॉइंट्स हैं जो याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। तो अपने मन में ही जो कुछ भी ऐसी इमेज बना लेना, जो मेमोरी गैप है उसको फिलअप करना, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है सर्कमस्टेंशियलिटी, नियोलोगिज्म, कॉन्फेबुलेशन, डी है यहाँ पर कंपल्सन। तो एक मेमोरी प्रॉब्लम है, आपको ये भी याद रखना है कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर इमेजिनरी तरीके से आपको अपने मन में जो चीज़ नहीं भी हुई है, तो जो मेमोरी गैप है वहाँ पर फिलअप करना, अपने मन से कुछ भी चीज़ें बताना। तो ये क्या कहलाता है? कहलाता है कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन क्या है? एक मेमोरी प्रॉब्लम है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कन्फेबुलेशन किस तरीके की दिक्कत है, मेमोरी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके के पेशेंट्स में जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, उनकी जो याददाश्त है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो कुछ भी सोचते हैं
तो मेमोरी गैप होगा बीच का, कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं भी हुई होंगी तो उनको फिलअप करके वो चीज़ों को इमेजिन करके है जो अपने मन से ही बना के बताएंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सीजोफेनिया इज। तो सीजोफेनिया है जो सबसे ज़्यादा किस एज के लोगों में होता है? मिडिल एज, एडोलेसेंस, ओल्ड एज या फिर चाइल्डहुड। तो सीजोफेनिया का मतलब होता है स्प्लिट द माइंड। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। सीजोफेनिया का मतलब दैट मीन्स स्प्लिट द माइंड। तो यहाँ पर सीजोफेनिया जो सबसे ज़्यादा जिस एज में हो सकता है वो क्या है? एडोलेसेंट एज पीरियड। इस एज ग्रुप के लोगों में सबसे ज़्यादा सीजोफेनिया होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल एज, ओल्ड एज और चाइल्डहुड के। नेक्स्ट इज कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन इज। यदि कोई पेशेंट है जो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर और क्या होंगे जो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शन है फटीगेबिलिटी, एजिटेशन, हेल्यूसिनेशन या फिर सुसाइडल टेंडेंसी। सीवियर डिप्रेशन के लिए और ज़्यादा रिस्की क्या हो सकता है? सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने के विचार मन में आना बार बार। तो क्या हो सकते हैं? सीवियर डिप्रेशन के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इंडिया में क्या इवन ऑल ओवर सभी जगह जो सुसाइड किए जाते हैं वो डिप्रेशन वाले लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और एक साइकेट्रिक के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी भी बन जाती है सुसाइडल अटेम्प्ट करना या फिर सुसाइडल टेंडेंसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, सुसाइडल टेंडेंसी। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात डिप्रेशन की जा रही है। तो आपको इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड होता है डिप्रेशन में, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर को लेके एक सेपरेट वीडियो भी बता चुकी हूँ। उसमें बना के जो भी साइकेट्रिक और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेस्ड होगा या फिर इंक्रीज्ड होगा, तो उसको लेके आपके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताना कि डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा और कौन सा ज़्यादा होगा जिसके कारण मैनिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट आर ट्रीटेड इनिशियली बाय। जो भी क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उनको स्टार्टिंग में किसके थ्रू ट्रीट किया जाता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ थायामीन, प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन डाइट, यूज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड यूज ऑफ पैराल्डिहाइड। तो जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम से एल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनको सबसे पहले थायामीन डेफिशिएंसी के लिए ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें थायामीन डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है? कोर्साकोफ साइकोसिस भी डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनके लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ थायामीन है जो, या फिर हम ये कह सकते हैं थायामीन थेरेपी के थ्रू सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं किसके लिए? विटामिन B1 और थायामीन डेफिशिएंसी के लिए। और जब विटामिन B1 और थायामीन डेफिशिएंसी होती है एल्कोहलिक पेशेंट में तो इसको क्या नाम दिया जाता है? वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम। और इसके साथ साथ अदर कार्डियोवैस्कुलर सेरिब्रल डिजनरेशन की कंडीशन भी हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट, उनको थायामीन थेरेपी के थ्रू है जो स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद है जो डिटरेंट एजेंट यूज़ किए जाते हैं। यदि विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो अदर मेडिकेशन दी जाएंगी, बट इनिशियल में फर्स्ट स्टेप लिया जाएगा थायामीन थेरेपी से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं? ट्राइकोटिलियोमेनिया, इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया और डी नन ऑफ द अबव। एक्रोफोबिया का मतलब तो है यहाँ पर फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। इमिप्रामाइन मेडिसिन का नाम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया में क्या होता है? बच्चे अपने खुद के बाल खींचने लगते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ट्राइकोटिलोमेनिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस थ्योरी ऑफ ग्रीफ विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेज सेकेंड। कुबलर रॉस ने एक थ्योरी दी थी ग्रीफ और डाइंग को लेके, उसमें 5 स्टेज बताई थी ग्रीफ की।
तो उनमें से सेकंड स्टेज कौन सी है? डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एंगर और डिनायल। तो ग्रीफ के लिए या फिर डाइंग पेशेंट्स के लिए कुबलर रॉस ने एक थ्योरी दी थी। तो उसके हिसाब से जो सेकंड स्टेज है ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर, जिसमें वो क्या है? एंगर, गुस्सा। और जो पूरी 5 स्टेप थे इसमें वो थे, फर्स्ट इज डिनाइल, सेकंड एंगर, थर्ड इज बार्गेनिंग, फोर्थ डिप्रेशन एंड फिफ्थ इज फाइनल एक्सेप्टेंस। तो यदि फर्स्ट पूछा जाता तो होता डिनाइल, दैट मीन्स आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, डिनाइल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एंगर, डिनाइल के बाद आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे कि ये चीज़ मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुई है। थर्ड इज बार्गेनिंग, पीपल में बार्गेन विथ गॉड टू पोस्टपोन द डेथ। इसमें लोगों को लगेगा कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। फोर्थ इज डिप्रेशन, जब आपने बार्गेनिंग कर ली, गुस्सा कर लिया, डिनाइल कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद आप हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील करेंगे, डिप्रेशन में आएंगे। एंड देन आफ्टर फाइनल स्टेज रहती है इसकी एक्सेप्टेंस की, जो भी हुआ वो हो चुका है, अब आपको उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना होगा। तो ये कितनी 5 स्टेज हो गई इसके थ्रू, कुबलर के थ्रू, जो उन्होंने ग्रीफ और डाइंग पेशेंट के लिए दी थी। नेक्स्ट इज इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेसेस रिफर्ड एज। तो इरेशनल फियर है जो फोबिया, मैंने बताया था कि इरेशनल फियर है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, बट यहाँ पर इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस, यहाँ पर स्पेशल टर्म दिया है, क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह से डर लगने के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? तो वह क्लस्ट्रोफोबिया। हियर इज द राइट आंसर इज बी, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज। तो अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी दी थी, ट्रायंगल शेप थ्योरी थी। तो उसमें हाईएस्ट लेवल पर है जो क्या नीड रहेगी? लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल पर अलग अलग नीड्स रखी गई थी। तो हाईएस्ट लेवल पूछा है, क्या होगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, एंड डी है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन को लेके एक थ्योरी दी थी। तो उसमें हाईएस्ट लेवल पर किसको रखा था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि लोएस्ट पे पूछा जाता, फर्स्ट होता, तो होता फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स हैं, हवा, पानी, खाना पीना। सेकंड आएगा सेफ्टी, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ है सेल्फ स्टीम। और जब ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ज़्यादा ज़रूरतें हैं जो आपको महसूस होंगी कि ये भी करना है, बट वो उतनी ज़रूरी नहीं होंगी। तो हाईएस्ट लेवल पर क्या था मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एल्कोहल एडिक्शन इज। यदि किसी पेशेंट को आपको आपके लिए पता करना है कि वो अल्कोहल से एडिक्ट है, उसको शराब की लत लगी हुई है, तो फर्स्ट एंड डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा कि ये अल्कोहल एडिक्टेड पेशेंट है? ऑप्शन है मेमोरी डिस्टर्बेंस, कन्फेबुलेशन, सिरोसिस एंड विड्रॉल सिम्टम्स। किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट के लिए, या फिर जिस भी अल्कोहल की जगह किसी को टोबैको की या फिर अदर चीज़ों की लत लगी हो, तो फर्स्ट उसका जो डायरेक्ट सिम्टम आप चेक कर सकते हैं होगा विड्रॉल सिम्टम। कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट होगा, यदि उसको आप बहुत देर तक शराब नहीं देंगे तो उसकी बॉडी है जो है, और वो खुद ही विड्रॉल सिम्टम्स है शो करने लगेगा। जब किसी को कोई चीज़ ना मिले और उस चीज़ का एडिक्ट हो तो उसके अपोजिट ही काम करने लगे, तो क्या शो करता है? विड्रॉल सिम्टम्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा अल्कोहलिक एडिक्शन का? होगा विड्रॉल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज द डिटरेंट एजेंट यूज्ड इन द मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का पेशेंट है, उसके लिए एक डिटरेंट एजेंट का काम कौन सी मेडिसिन करेगी? नैलोक्सोन, डाइसल्फाम, नैलट्रैक्सोन और डी नन ऑफ दी अबव। तो डिटरेंट एजेंट है जो इसमें अल्कोहलिक पेशेंट के लिए दिया जाता है, वो क्या है? डाइसल्फाम। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड। तो मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब पास हुआ था? 1987, 1988, 1989 और 1990। तो मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ केयर बिल है जो अलग अलग चीज़ें हैं और जो अलग अलग ईयर्स में पास हुई हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस इट्स कॉल्ड।
जब कोई पेशेंट अपनी मेंटल प्रॉब्लम से अवेयर ना हो, उसको पता ना हो कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? अनकॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लैक ऑफ डिसओरिएंटेशन है, इसका मतलब तो होगा जहाँ पर आप जिस प्लेस पर हैं उस चीज़ को ना पहचानना, उसके बारे में अवेयर ना होना, पता ना होना। बट जब आप अपनी खुद की प्रॉब्लम से, खुद की मेंटल इलनेस या फिर फिजिकल इलनेस से अवेयर नहीं है, पता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिसिटी। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण कौन सी ग्लैंड के फंक्शन पर असर पड़ेगा? असर तो सभी पे पड़ेगा, लिवर को छोड़ के ओनली लिथियम टॉक्सिसिटी और लिथियम डोज के कारण जो पूरी बॉडी अफेक्टेड होगी, बट उसमें लिवर है जो अफेक्टेड नहीं होगा बट बहुत ही रेयर केस में होगा। बट लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण जो एक स्पेसिफिक ग्लैंड के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होता है वो कौन सी है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पैराथायराइड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, थायराइड ग्लैंड। लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण थायराइड ग्लैंड है जो उस पर सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि यही मेटाबॉलिक रेट को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है हमारी बॉडी में। और लिथियम टॉक्सिसिटी का जो थेराप्यूटिक डोज है वो आप एक बार पढ़ लेना कि लिथियम जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लिथियम मेडिकेशन का, तो उसका जो डोज है वो कितना, थेराप्यूटिक कितना होता है और ओवरडोज क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रायर टू ईसीटी थेरेपी क्लाइंट इज गिवन विथ एट्रोपिन 2। तो ईसीटी जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है किसी पेशेंट को, तो उनके लिए क्या दिया जाता है? एट्रोपिन दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है? टू डिक्रीज द पेन, इंड्यूस द स्लीप, मिनिमाइज द सीक्रेशन, रिलैक्स द स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, मिनिमाइज द सीक्रेशंस। जो सीक्रेशंस होंगे उसको कम करने के लिए ईसीटी के पहले क्या दिया जाता है? एट्रोपिन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट इज गोन्स फोकाई इज सीन इन। गोन्स फोकाई किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? रीनल ट्यूमर, रूमेटिक फीवर, ट्यूबरक्लोसिस और HIV। जो गोन्स फोकाई हैं देखने को मिलेंगे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ एक्ट है जो सेपरेट है, जो 1987 में आया। मेंटल हेल्थ केयर बिल है, राज्यसभा में कब पास हुआ? 19 अगस्त 2013, 19 अगस्त 2013। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच पर्सन सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम। तो ऐसा कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें उस पर्सन को, उस पेशेंट क्लाइंट को लगेगा कि कोई दूसरा उसको हानि पहुंचा सकता है, मार सकता है, हार्म कर सकता है? ऑप्शन है साइक्लोथाइमिक, पैरानॉइड, मोनोक्लोनिक और डी नन ऑफ दी अबव। तो पैरानॉइड, जिसको हम शकी पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, आपको हमेशा ये शक रहेगा कि कोई दूसरा आपके आइडियाज़ चुरा रहा है या फिर आपको हार्म पहुंचा सकता है, इस तरीके से लगेगा, दूसरों पे आप डाउटफुल रहेंगे हमेशा, तो क्या कहलाएगा? पैरानॉइड पर्सनालिटी रहेगी इस तरीके के लोगों की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, पैरानॉइड पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस विच इज यूज्ड टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि एल्कोहलिज्म में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपके लिए याद रखना जरूरी है। फर्स्ट, डिटरेंट एजेंट क्या है? सेकंड, कि इसके जो भी लोग एल्कोहलिज्म वाले हैं उनके जो एविडेंस है आप कैसे पता करेंगे कि एल्कोहलिक एडिक्ट हैं। थर्ड, यहाँ पर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, और अल्कोहल विड्रॉल के साथ साथ एल्कोहलिक पेशेंट को और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो डेलीरियम ट्रिमर्स हैं ये भी देखने को मिल सकते हैं, कोर्साकॉफ साइकोसिस देखने को मिल सकती है। तो एल्कोहलिज्म वाले जो भी टॉपिक है एल्कोहलिज्म वाला, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे, तो आप लोग उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हुए हैं, यदि किसी पेशेंट ने दारू पीना बंद कर दिया है तो उसकी बॉडी कौन से सिम्टम्स शो करेगी, और सिम्टम्स शो करेगी तो उन सिम्टम्स के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर डाइसल्फाम, बेंजोडाइज़ेपाम, लिथियम और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट हैं उनके जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी बेंजोडाइज़ेपाम। नेक्स्ट इज
नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन विच ईयर? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था? हुआ था लॉन्च 1982 में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज, इनमें से ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है? डिमेंशिया, डेलीरियम, बोथ और सीजोफेनिया। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर दोनों डिमेंशिया और डेलीरियम। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ, आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन का यदि कोई पेशेंट है तो उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो अफेक्टेड होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो आपको ये चीज़ बतानी होगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।